हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और उसी सीरीज में हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रैक्टिसेस। आज ये थर्ड प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। इससे पहले कि अगर दो प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। एंड आप चैनल पर नहीं नए हैं और आप चाहते हैं ऐसा ही कंटेंट आपको मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस आज के सेट के साथ। इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो रहने वाला है एक पैसेज का। आपको एक पैसेज दिया हुआ, इसको आपको कॉम्प्रिहेंड करना है, रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है। लाइक द ट्रांजिशन फ्रॉम अ कार्बन इंटेंसिव the transition from a carbon intensive economy to a sustainable one, यानी कि एक कार्बन इंटेंसिव इकोनॉमी से सस्टेनेबल वन की तरफ जो कि ग्रीन फ्यूल को सपोर्ट करता है उसकी तरफ जाना इज नॉट मेयरली अ टेक्नोलॉजिकल हर्डल। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्नोलॉजिकल हर्डल आएगा, परेशानियां आएगी, इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। नाउ बट अ प्रोफाउंड सोशियो इकोनॉमिक शिफ्ट, इसमें एक बहुत डीप सोशियो इकोनॉमिक शिफ्ट रहने वाला है। लोगों को अपना जॉब वगैरह सब चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस। while renewable energy infrastructure is burgeoning, the intermittent nature of solar and wind power, अब intermittent nature क्या होता है, यानी कि irregular नेचर, क्योंकि सन आपको हमेशा देखने को नहीं मिलेगा, विंड हमेशा ब्लो नहीं करेगी, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस एंड द वेदर। तो इसकी अवेलेबिलिटी इंटरमिटेंट रहती है, इरेगुलर रहती है। नाउ नेसेसिटेट्स सोफिस्टिकेटेड ग्रिड बैलेंसिंग मैकेनिज्म, ये क्या चीज को नेसेसिटेट करती है, रिक्वायर, इट रिक्वायर्स क्या चीज, ग्रिड बैलेंसिंग मैकेनिज्म्स। नाउ फर्दरमोर, ऐसे आगे the geopolitical landscape is being redrawn, अब जो जियोपॉलिटिकल मैप है वो रीड्रॉ किया जा रहा है, यानी कि वापस से इसको देखा जा रहा है, बिकॉज as the hegemony of oil rich nations is challenged by the rise of mineral wealthy states possessing critical rare earth elements। अब कुछ ऐसी कंट्रीज है, कुछ ऐसे एरियाज है, कुछ ऐसे रीजन्स है, कुछ ऐसी जियोलॉजिकल कह सकते हैं कि रीजन्स है जहां पर क्या देखने को मिलता है, ऑयल रिच है। वे क्या है, ऑयल रिच है, यानी कि बहुत सारा पेट्रोलियम वहां पर निकलता है, जैसे कि यूएई है ना, और वो इसी वजह से रिच है। एंड कुछ ऐसे भी स्टेट्स है, कुछ ऐसे भी रीजन्स है, कुछ ऐसे भी देश है, कंट्रीज है जिनके पास क्या है, क्रिटिकल रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी देखने को मिलता है। अब इसका जो प्रोफाउंड या फिर डीप मीनिंग या इसका कॉम्प्रिहेंशन क्या रहने वाला है, मैं आपको लाइन बाय लाइन समझा देती हूँ। Okay, now the transition from a carbon intensive economy to a sustainable one, हमें मूव करना है, हमें शिफ्ट करना है, कहां से, मूविंग फ्रॉम अ सोसाइटी दैट रिलाइज that release heavily on fossil fuels like coal and ऑयल। अब बोलते ना कि लाइक जो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, जो किस पे रिलाई करती है, किस पे भरोसा करती है, किस पे चलती है, क्या चीज पे चलती है, तो वो चलती है ऑन फॉसिल फ्यूल्स। लाइक अगर मैं बात करूं भारत की, भारत को छोड़ो, राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो वहां की अगर आप आज भी वेस्टर्न राजस्थान में जाके देखेंगे तो घरों में चूल्हा चौका देखने को आपको मिलेगा, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स का यूज आज भी देखने को मिल रहा है। दे आर यूजिंग कोल एंड ऑयल लाइक केरोसिन, पेट्रोलियम फॉर मेकिंग food and all things to one that uses clean renewable energy, यानी कि एक इतना जो कन्वेंशनल चलता आ रहा है आज से पहले वाला, उसको एकदम से अगर आप चाहते हो कि टेक्नोलॉजिकली इसको आप एडवांस करो, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर आप उसको रिलाई करवाओ, चलवाओ, इस चीज को आप मतलब ऐसे यूज में लेके आओ, ये बहुत डिफिकल्ट चीज है। इट इज नॉट मेयरली अ टेक्नोलॉजिकल हर्डल, इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी की कमी है, इस वजह से ये एडवांसमेंट नहीं हो पा रहा है, इस वजह से ये जो विकास है वो नहीं हो पा रहा है, बट
बट रीजन क्या है? देयर इज अ डीप सोशियो इकोनॉमिकल शिफ्ट। यहाँ पर डीप, प्रोफाउंड मीन्स डीप, सोशियो इकोनॉमिक शिफ्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि दिस चेंज इज नॉट जस्ट अबाउट बिल्डिंग बेटर मशीन्स, इसमें सिर्फ बेटर मशीन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर बेटर टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट इज अ मैसिव शिफ्ट, ये बहुत बड़ा शिफ्ट रहने वाला है कि आप बिल्कुल ग्रामीण तबके के लोगों को अगर आप बोलेंगे कि शहरी जिंदगी जिए तो वो एकदम से इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। दैट विल कंप्लीटली चेंज आवर सोसाइटी, जॉब्स एंड इकोनॉमी। ये क्या करेगा? पूरे समाज को, उनके जो जॉब्स वगैरह, उनका ऑक्यूपेशन है, उनका जो लिवलीहुड है एंड उनका जो इकोनॉमी है, इन सब को अफेक्ट करेगा, चेंज कर देगा। वाइल जबकि रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इज बर्जनिंग, ये बहुत ज्यादा, मतलब कह सकते हैं कि दीज आर ग्रोइंग वेरी क्विकली। क्या चीज? रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज है वो बहुत जल्दी से ग्रो कर रहे हैं। इवन दो सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइन्स एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर आर ग्रोइंग वेरी क्विकली। हाँ, मानते हैं कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीनीकरणीय ऊर्जा, नवीनीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत है, ये जल्दी से क्विकली ये कर रहे हैं, एडवांस हो रहे हैं, इनका नंबर, तादाद बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी द इंटरमिटेंट, अब रीजन क्या है कि उनको हम लॉन्ग टर्म एज अ, मतलब फ्यूल की तरह यूज नहीं कर सकते, हम लोग अपना एनर्जी का सोर्स है वो उनको नहीं मान सकते। क्यों? बिकॉज दे आर इंटरमिटेंट इन नेचर। मतलब जरूरी नहीं है सन हमेशा रहे, जरूरी नहीं है कि हवा हमेशा ब्लो करे, जरूरी नहीं है कि पानी हमारे पास इतना एक्सेस में हो कि हम उससे मतलब कुछ प्रोड्यूस कर पाए, लाइक इलेक्ट्रिसिटी। द इंटरमिटेंट नेचर ऑफ सोलर एंड विंड पावर नेसेसिटेट्स, यानी रिक्वायर्स, इसको क्या चीज की जरूरत है? इट नेसेसिटेट्स, रिक्वायर्स सोफिस्टिकेटेड ग्रिड बैलेंसिंग मैकेनिज्म। इसको सोफिस्टिकेटेड ग्रिड बैलेंसिंग मैकेनिज्म चाहिए होता है, बहुत ज्यादा मैकेनिज्म चाहिए होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म चाहिए होता है उसको मैनेज करने के लिए। The sun does not always shine and the wind does not always blow, as I told you. Now, because they are intermittent in nature, because of this, इसी कारण we need highly advanced power grids to balance and manage electricity storage, so we don't run out of power, ताकि हमारे पास पावर की कमी नहीं आए, हमारे पास ऊर्जा की कमी ना हो। उसके लिए हमें क्या चाहिए? ताकि हमारे पास ऊर्जा की कमी ना हो, so that we don't run out of power. Next, furthermore, और आगे अगर देखें, the geopolitical landscape is being redrawn. आपको पता होगा कि कुछ कंट्रीज के पास में कुछ है ऑयल रिच्ड है, कुछ के पास में जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसी वजह से द जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप इज बीइंग रीड्रॉन, इसको दोबारा से ड्रॉ किया जा रहा है, दोबारा से बनाया जा रहा है। ऑन द टॉप ऑफ दैट, उनमें से सब पे टॉप पर, द ग्लोबल पावर बैलेंसेस एंड पॉलिटिक्स आर चेंजिंग कंप्लीटली। अब इसमें चेंज होगा। नाउ, as the hegemony of oil-rich nations is challenged by the rise of mineral wealthy states possessing critical rare earth elements. अब देखो, इससे पहले अगर हम लोग बात करें कि यूएई का दबदबा था, बट नाउ these are challenged by, अब इसको मुकाबला दिया जा रहा है किसके द्वारा? उन स्टेट्स के द्वारा, उन कंट्रीज के द्वारा जिनके पास क्या है? क्रिटिकल रेयर अर्थ मेटल्स है, लाइक लिथियम वगैरह हो गई। बिकॉज अब ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जो जियोपॉलिटिकल मैप है इसको चेंज किया जा रहा है? बिकॉज द कंट्रीज दैट आर यूज्ड टू बी रिच, जो कि रिच है, बहुत अमीर है, जिनके पास बहुत पैसा है, एंड दे आर पावरफुल ड्यू टू द ऑयल, लाइक मिडल ईस्ट,
मिडल ईस्टर्न नेशंस, जो पूर्वोत्तर जो देश है वो किस वजह से रिच है और पावरफुल है? वो रिच और पावरफुल किसकी वजह से है? बिकॉज दे हैव ऑयल, वो ऑयल सेल करते हैं, पेट्रोलियम हर कंट्री को चाहिए होता है, तो वो क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं ऑयल, और उससे ईस्टर्न कंट्रीज को बहुत पैसा मिलता है। एंड दे आर लूजिंग देयर कंट्रोल। अब क्या हो रहा है? अब वो अपना कंट्रोल लूज कर रहे हैं, यानी कि हेजेमोनी वाला प्रोसेस हो रहा है। इंस्टेड, इसके बजाय, द कंट्री दैट ओन रेयर अर्थ मिनरल्स, इसके बजाय वो कंट्रीज जिनके पास में अर्थ मिनरल्स है, अर्थ मिनरल्स लाइक लिथियम और कोबाल्ट, ये जिनके पास है, अब जिन कंट्रीज के पास में ये दोनों चीजें है ना, they are needed are becoming the new global superpowers। अब वो कंट्रीज जिनके पास में लिथियम एंड कोबाल्ट है, वो क्या बन रही है? न्यू ग्लोबल सुपर पावर्स बन रही है। अब जमाना आ रहा है ग्रीन फ्यूल का या ग्रीन एनर्जी का, ग्रीन फ्यूल या फिर ग्रीन एनर्जी लाइक हाइड्रोजन। अब आप लोगों ने देखा होगा ऑटो रिक्शा वगैरह भी आजकल ग्रीन फ्यूल से चलने वाले आ गए। पहले ऑटो रिक्शा होते थे जिसमें डीजल यूज किया जाता था, बट अब सीएनजी गैस वाले आ गए हैं। अब लिथियम अब जो बैटरीज के अंदर जो एलिमेंट यूज करते हैं वो क्या हो गया है? जो मेटल यूज करते हैं वो लिथियम एंड कोबाल्ट की बैटरीज आने लग गई है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following best describes the author's tone? अब इन वर्ड्स में से ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि पैसेज को डिस्क्राइब कर रहा है कि पैसेज में ऑथर जो लेखक है वो क्या कहना चाह रहा है? क्या वो सिनिकल वे में बोल रहा है कि उसको कोई ट्रस्ट ही नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है? क्या वो सिनिकल वे में बोल रहा है या अनट्रस्टफुल इस वे में बोला है? नहीं, उन्होंने तो बहुत मतलब सॉल्यूशन, प्रॉब्लम बताया है तो सॉल्यूशन भी बताया है कि अब ऐसा होने वाला है। एंड क्या उन्होंने कुछ एनालिटिकल बताया है? एनालिटिकल यानी कि लॉजिकल कुछ आंसर दिया है, कुछ प्रैक्टिकल बातें करी है कि पहले ऐसा होता था और अब ये होने जा रहा है और ये सही भी है। क्या उन्होंने लॉजिकल बातें करी है? तो चलो इसको हम लोग रिजर्व रखते हैं, ठीक है। अब आ जाता है इनडिफरेंट। क्या उन्होंने कुछ लाइक नेगेटिव या पेसिमिस्टिक वे में कुछ बोला है? कुछ नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं बोला है। क्या उन्होंने एंथुसियास्टिक वे में कुछ बोला है, यानी कि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, ओ माय गॉड ये कंट्रीज ये करने जा रही है, वो करने जा रही है, ऐसा भी कोई वे उनका तरीका नहीं था। तो जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है इस पैसेज को वो है एनालिटिकल। दिस पैसेज इज analytical and the author's tone is analytical. Next, according to the passage, why is renewable energy infrastructure alone insufficient? अब ऑथर ने ऐसा क्यों बताया है पैसेज के अंदर कि जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो है, यानी कि सोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर या रिसोर्सेज, ये क्या है? ये पर्याप्त नहीं है, ये अकेले सबकी नीड पूरी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें उन्होंने बताया था कि ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस रहने वाले हैं। जरूरी नहीं है सन हर दिन आए, जरूरी नहीं है कि विंड हर दिन ब्लो करे। तो उस दिन आप एनर्जी का, अगर आपको एनर्जी चाहिए, आपको ऊर्जा चाहिए, तो कहाँ से लाओगे? अगर वो विंड का जो फैन है वो घूमेगा तो एनर्जी बनेगा नहीं, तो आपका नीड फुलफिल नहीं होगा। तो इट इज टू एक्सपेंसिव टू मेंटेन? नहीं। इट डिपेंड्स ऑन वेदर पैटर्न्स विच आर इनप्रेडिक्टेबल। इसको रिजर्व रख लेते हैं। नाउ इट रिक्वायर्स रेयर अर्थ मिनरल्स। रिन्यूएबल एनर्जी में अर्थ मिनरल्स तो चाहिए ही नहीं होते हैं, उसमें तो सन की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की या एयर की रिक्वायरमेंट होती है। चलो इसको तो क्रॉस कर देते हैं। नाउ इट फेसेस अपोजिशन फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप। ऐसा कुछ भी नहीं है। बट जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है, अगर आप लोग क्या कहें, एयर से एनर्जी हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, हम एयर या फिर विंड से अगर एनर्जी प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, अगर हम सोलर एनर्जी चाहते हैं यानी कि सन से, अगर हम हाइड्रो एनर्जी चाहते हैं यानी कि वाटर से बनाने, तो ये रिसोर्सेज मतलब सफिशिएंट नहीं है। जरूरी नहीं है ये अवेलेबल हो हर दिन, बिकॉज दिस डिपेंड्स ऑन वेदर एंड वेदर इज अनप्रिडिक्टेबल। इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, पहले से नहीं बताया जा सकता कि कल सूर्य आएगा ही आएगा। सो व्हाट डज द वर्ड बर्जनिंग इन द पैसेज मीन? बर्जनिंग का मतलब क्या होता है?
देखो पहला ऑप्शन है डिक्लाइनिंग रैपिडली, यानी कि उसको जल्दी से उसको डिक्लाइन कर देना, मानने से इनकार कर देना, यूज में लाने से इनकार कर देना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टैग्नेटिंग यानी कि ये एक जगह पर रुके हुए हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बिकमिंग ऑब्सोलीट, तो बिल्कुल भी एब्सोलीट तो नहीं बनने वाले हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज दे आर ग्रोइंग और एक्सपैंडिंग क्विकली, ये जल्दी से ग्रो कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। Next, the shift in global power. The shift in global power mentioned in the text is primarily due to. अब जो global power का जो shift है वो primarily किस वजह से है? The discovery of new oil resources? No. अगर हम लोग आ रहे हैं fossil fuel से, अगर हम green energy पे आ रहे हैं, fossil fuel से अगर हम green energy की तरफ आ रहे हैं, तो इसमें क्या चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती है? द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ मिनरल वेल्थ स्टेट्स? नो। द कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर ग्रीन टेक्नोलॉजी? या द टेक्नोलॉजिकल सुपेरियरिटी ऑफ वेस्टर्न नेशन? इसमें से क्या आंसर रहने वाला है कि हमारा जो ग्लोबल पावर है वो शिफ्ट किया है प्राइमरली ड्यू टू? तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं the control over resources necessary for green technology. अब जो कंट्रोल है ग्रीन एनर्जी के लिए, वो उन रिसोर्सेज पर क्या काम किया जा सकता है, उनका कंट्रोल किस पर है? नेक्स्ट, which title would be the most appropriate for this passage? अभी हम लोगों ने जो पैसेज देखा, इसके लिए सुटेबल टाइटल क्या हो सकता है? The geopolitics of renewables, या the failure of solar power, या the economic growth in the 21st century, या फिर the decline of rare earth metals? इनमें से appropriate टाइटल क्या रहने वाला है आपकी तरफ से? तो इसमें रहेगा द इकोनॉमिक ग्रोथ इन 21st सेंचुरी के इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी, आप कौन से रिसोर्सेज को एक्सेप्ट करेंगे, एडेप्ट करेंगे, तो अपना इकोनॉमी ग्रो करेगा, अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी। आइडेंटिफाई द एरर, नीदर द कैप्टन नॉर द क्रू मेंबर्स was aware of the impending storm. अब मैंने एक दिन, इससे पहले भी मैंने एक दो क्लास ली, उसमें मैंने बताया था, इसमें होता है प्रॉक्सिमिटी का रूल, मतलब जो प्रॉक्सिमल सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे जो प्रॉक्सिमल यानी कि नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो है क्रू मेंबर्स, यानी कि ये है प्लूरल नाउन। ये क्या होगा, प्लूरल नाउन। तो यहाँ पर वॉज की जगह पर क्या आना चाहिए, वर। तो एरर किस पार्ट में रहने वाला है, पार्ट नंबर सी। तो हमारा ऑप्शन रहेगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी, द आंसर इज सी। सिनोनिम ऑफ एग्जासरबेट, एग्जासरबेट क्या होता है, यानी कि किसी प्रॉब्लम को बढ़ा देना, कोई इश्यू है उसको और ज्यादा वर्स बना देना, बद से बदतर बना देना। तो सबसे पहले अपन लोग कर लेते हैं इन 4 ऑप्शंस को एनालाइज कि इनका मतलब क्या रहने वाला है। अब एलिवेट, एलिवेट का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम को मतलब सही कर देना, टू मेक द थिंग्स पीसफुल, पीसफुल या लेस प्रॉब्लमेटिक, पीसफुल या फिर लेस प्रॉब्लमेटिक, प्रॉब्लम को कम कर देना। नाउ एग्रावेट, एग्रावेट का मतलब होता है टू मेक सिचुएशन वर्स, टू मेक सिचुएशन वर्स, यानी कि जो परिस्थिति है, जो कंडीशन है, उसको और ज्यादा खराब कर देना, सिचुएशन वर्स्ट। ओके, अब एमेलियोरेट क्या होता है, एमेलियोरेट का मतलब भी होता है टू मेक द थिंग्स पीसफुल, टू मैनेज द थिंग्स in peaceful way.
या फिर to make the things, to make the bad situation good, उसको सही करने का कोशिश करना है, उसको सही कर देना। अब कंसिलिएट यानी कि टू पैसिफाई, तो यानी कि ये जो तीनों है ये तो रहने वाले एंटेनिम। एग्जैसरबेट का मतलब होता है चीज को और खराब कर देना, जो मामला है उसको और खराब कर देना, चीजों को और खराब कर देना। तो इसका तो मतलब होता है चीजों को सही करना एंड पैसिफाई करना यानी कि शांत करना मुद्दे को, यानी कि आंसर रहने वाला है एग्रावेट। द एंटेनिम ऑफ एफिमरल, एफिमरल यानी कि जो बहुत कम समय के लिए रहे, या फिर क्षणिक यानी कि जो बहुत कम टाइम के लिए रहे। तो फ्लीटिंग का मतलब भी होता है क्षणिक यानी कि कम टाइम के लिए रहे, ट्रांजिटरी का मतलब भी होता है क्षणिक, एंड यहाँ पे एवेनिसेंट का मतलब भी होता है क्षणिक। तो यहाँ पर एक वर्ड है परपेक्चुअल। अब परपेक्चुअल का मतलब होता है जो लंबे टाइम तक टिकने वाली चीजें, परपेक्चुअल यानी कि इसको हम बोल सकते हैं स्थायी रहने वाली चीजें, लंबे टाइम तक रहने वाली चीजें। इडियम टू प्ले सेकंड फिडल यानी कि to be a leader, not to be extremely happy, not to create a nuisance, not to take a subordinate role। यानी कि बोलते हैं कि निचले पायदान पे उसका सिलेक्शन हुआ, तो to play he played second fiddle यानी कि उसने निचले पायदान की भी नौकरी को एक्सेप्ट कर लिया। Now one word substitution, a person who hates mankind। अब जहां पर भी hate आएगा उसका मैं आपको रूट वर्ड बता दे, जैसे फिलेंथ्रोपिस्ट। अब फिलेंथ्रोपिस्ट का जो फिल वर्ड है इसका मतलब होता है टू लव, एंड एंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मैनकाइंड। द पर्सन हु लव्स मैनकाइंड इज फिलेंथ्रोपिस्ट यानी कि परोपकारी, मानव मनुष्यों का भला सोचने वाला, उनका अच्छा करने वाला। अब मिजोगाइनिस्ट क्या होता है? द पर्सन हु हेट्स विमेन, जो औरतों से नफरत करता है उसको हम लोग बोल सकते हैं मिजोगाइनिस्ट। पॉलीग्लॉट क्या हो जाएगा? पॉलीग्लॉट मींस द वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलता हो। तो यहाँ पे आंसर रहने वाला है मिसएंथ्रोप यानी कि द पर्सन, अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड। आंसर नंबर बी। द मीटिंग वॉज कॉल्ड ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, जिनके बारे में पहले इंफॉर्मेशन तो नहीं थी बट एकदम से आई, एंड इसी वजह से मीटिंग को कॉल ऑफ करना पड़ा, यानी कि मीटिंग कैंसिल करना पड़ा। कैंसिल या पोस्टपोन, कॉल ऑफ कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट, अब इसमें इन्वर्जन बताना है। शेल्डम सच अ मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस, की मैंने इतनी बढ़िया, इतनी मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस शायद ही कभी देखी होगी, या नहीं देखी, ना के बराबर, कोई चांसेस नहीं है कि ऐसी बढ़िया परफॉर्मेंस मैंने पहले कभी देखी होगी। तो इसमें आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी। शेल्डम हैव आई सीन सच अ मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस, इतना अच्छा, इतनी शानदार जो प्रस्तुति है मैंने नहीं देखी, शायद ही देखी है। द गवर्नमेंट इज बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज, गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है? बिल्डिंग बना रही है, न्यू ब्रिज बिल्ड कर रही है। तो इसका एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है आपको। तो इसका पैसिव क्या रहने वाला है? अ ब्रिज वॉज बीइंग, नॉट, क्योंकि यहाँ पे इज आ रहा है तो इट मींस प्रेजेंट का है। अ न्यू ब्रिज इज बीइंग, एंड a new bridge has been, not at all. A new bridge is built, not at all. Now देखो इसमें क्या है? कॉन्टिन्यूअस में दिखाया जा रहा है, जो सेंटेंस है वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस में है। द गवर्नमेंट इज बिल्डिंग यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, तो द न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट बाय द गवर्नमेंट।
डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ही सेड आई शैल गो देयर टुमारो, मैं कल वहां जाऊंगा। तो इसका इनडायरेक्ट आपको बनाना है, तो क्या रहने वाला है? ही सेड दैट he would go there the next day, he said that he should go there tomorrow। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाना है, tomorrow को tomorrow तो नहीं रहेगा। he said that he will go there the next day। now he asked if I could go there tomorrow। अब इसमें ask जैसा तो कुछ था ही नहीं, उसने अपना स्टेटमेंट दिया था। अब हमारे पास ऑप्शन रहते हैं सिर्फ he said that he will go there tomorrow, या फिर he will go there the next day, या फिर he said that he would go there tomorrow। तो यहाँ पर हम लोग क्या चेंज कर देंगे? he said that he would, he के साथ में would आ जाएगा, he would go there the next day, अगले दिन वो वहां पर जाएगा। ओके अब आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है। क्या एकोमोडेट की ये स्पेलिंग सही है? दिस वन और दिस वन। एक चीज याद रखना, इसमें डबल सी एंड डबल एम रहेगा, बाकी सब तो आप ऐसे अज्यूम कर सकते हैं एकोमोडेट, तो डबल सी डबल एम। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रीपोजिशन, शी इज प्रोफिशिएंट इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। इसमें आपको करेक्ट या सूटेबल प्रीपोजिशन चूज करना है। तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि प्रोफिशिएंट के साथ में हमेशा एन आता है, प्रोफिशिएंट के साथ में प्रीपोजिशन इन आएगा। क्या प्रीपोजिशन रहेगा? इन। एंड गुड के साथ में एट आएगा, गुड एट समथिंग, गुड एट एनी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आंसर रहने वाला है गुड इन इंग्लिश एंड प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कंजक्शन, scarcely had I entered the room when the light went out। तो देखो जब भी scarcely had I मैं ऐसे मतलब scarcely had में देखती हूँ तो डेफिनेटली मेरे मन में एक चीज आती है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए? when। and these things come from practice। अगर आपको प्रैक्टिस रहेगा तो आपको इमीडिएटली पता होगा कि scarcely had के साथ में क्या आता है? when आता है। एंड when कहाँ पे देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ओके आर्टिकल, ही इज एन ऑनरेबल मैन। इसमें तो ऑप्शन में जाने की भी जरूरत नहीं है, पहले आंसर लिखेंगे एंड देन क्लिक करेंगे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू ऑप्शन। जब ऑप्शन ही टू है यानी कि ये क्या है? कंपैरिजन है। इन दोनों में से बताना है कि कौन सा ज्यादा अच्छा है। दिस इज द बेटर ऑफ द टू ऑप्शंस, कि दोनों ऑप्शंस में से ये वाला ज्यादा बेटर है, ये ज्यादा सही है। अ पार्ट ऑफ स्पीच देखना है। शी रेन फास्ट। अभी जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है? फास्ट, FAST, फास्ट। ये शी रेन फास्ट टू कैच द बस, वो तेज भागी। तो ये भागना की जो क्रिया है उसको ये एडजेक्टिफाई कर रहा है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो भागना को एडजेक्टिफाई कर रहा है, यानी कि ये जो फास्ट वर्ड है ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब, क्योंकि ये किसी वर्ब को एडजेक्टिफाई कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि वो कैसे दौड़ी है। सो यस, ये था आज का सेशन। कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट किस टॉपिक को लेकर वीडियो लेकर आना है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।